हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैं आ गया हूं। 9वां क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सा क्वेश्चन है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में बिल्कुल इससे थ्योरी आने वाली है, भर भर के ऐसे की थ्योरी आने वाली। क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लेना देना? बेसिक यहाँ पे आपको मेरे को 10 मिनट अच्छे से समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। होता क्या है मान लेते हैं कि भारत को अमेरिका से कुछ खरीदना है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कुछ बाय करना है हमको, ठीक है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। हमको जैसे ही उससे बाय करना है, हम किस में पेमेंट करेंगे? उसको डॉलर में पेमेंट करेंगे। ये बात समझ में आ गई। डॉलर का रेट अभी क्या चल रहा है? 80 रुपीज़ अराउंड चल रहा है, ठीक है। अगर मैंने यूएसए से कुछ बाय करा तो मेरे को पेमेंट कितना करना पड़ेगा? डॉलर में। अब मान लो मैंने 800 रुपये की चीज़ खरीदी है, तो मेरे को 800 रुपये में पेमेंट करना है कि $8 में? तो आप सभी कहोगे सर $8 में आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि वहाँ की पार्टी तो डॉलर एक्सेप्ट करती है। यानी जब भी मैं यूएसए या अदर कंट्री से कुछ भी बाय करता हूँ, जब भी मैं कुछ बाय करता हूँ तो मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत पड़ेगी या फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है ना। तो जैसे ही मुझे फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी, जैसे ही मेरे को मेरा रिजर्व की ज़रूरत पड़ी, मेरे को यह फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा? मेरे को अपना पैसा या तो वर्ल्ड बैंक में रखना होगा या मेरे पास जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ करना होगा। यानी जब भी मैं बाय करूँगा, इस डॉलर की क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। और आप सबने इकोनॉमिक्स के अंदर तो ये पढ़ रखा है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। प्राइस यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कोविड में आपने देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो ऑक्सीजन की रेट बढ़ गई थी, है ना। वेंटिलेटर मशीन्स की रेट बढ़ गई थी, सब चीज़ों की रेट बढ़ गई थी। इवन जो ऑक्सीमीटर होता है उसकी भी रेट बढ़ गई थी। तो जो चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। यही इकोनॉमिक के कंसेप्ट से फॉरेन एक्सचेंज वर्क करता है। अब मैं जिस प्रोडक्ट की करेंसी बाय कर रहा हूँ, जहाँ से मैं प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ, उस डॉलर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। यानी अगर मेरे को मेरे देश को आगे लाना है, इंडिया को आगे लाना है, भारत को आगे लाना है, हिंदुस्तान को आगे लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को रुपए की डिमांड बढ़ानी होगी। मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे रुपए की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। यानी अब मेरे को रुपए की वैल्यू इंक्रीज कैसे करनी है? यहाँ पर जब मैं प्रोडक्ट सेल करूँगा तभी मेरे रुपए की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ मेरे प्रोडक्ट की, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, गुड़िया आ गई थी। अब क्या करें, परेशान इतना करते हैं बच्चे हमारे, ठीक है। बाप ही पैदा हो रहे हैं, बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब जब भी मेरे को क्या करना होगा, अगर इंडिया की करेंसी को, इंडिया को आगे ले जाना है तो मेरे को रुपए के बढ़ाना होगा। अब रुपए को बढ़ाने के लिए मेरे को कोई प्रोडक्ट सोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्ड करूंगा तभी तो मेरे को रुपए में पेमेंट मिलेगा, और जब रुपए में पेमेंट मिलेगा तब डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। यही सीधा सीधा कंसेप्ट है, ये मेजर कंसेप्ट है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के सैंक्शंस रहते हैं, आईएमएफ के सैंक्शन रहते हैं, लेकिन जिस भी करेंसी में ज़्यादा ट्रेड होगा उस करेंसी की प्राइस यानी वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए आप देखो दिनार की वैल्यू ज़्यादा होती है ना। हमारे डॉलर को वर्ल्ड करेंसी मान रखा है। क्यों मान रखा है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो कभी बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पैरेलल है। तो हमेशा क्या चाहते हैं देश? क्या चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे। क्या बना रहे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि जितना वैल्यू का हम इंपोर्ट करें उतने वैल्यू का हमारा एक्सपोर्ट हो। यानी हमारा इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन हमेशा इंडिया में डेफिशिएंसी रहती है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। हमको डॉलर ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है और रुपया हमारे पास कम आता है, जिसके कारण आगे जाके फ्यूचर में दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कैपिटल ख़त्म होगी और कहीं ना कहीं हमको दूसरे फॉर्म से डॉलर का व्यवस्था करनी होगी। तो यही हमारी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का बेसिक फंडा होता है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जुड़ा हुआ होता है। जितना अब इसमें सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड तो आपको समझ में आ गया, अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। यदि हमारे पास पोर्ट अच्छे होंगे,
तो हम ज़्यादा माल उतार सकेंगे। अब पोर्ट का क्या है कि पोर्ट हमारे पास जो लिमिटेड जगह, एक सूरत में है, मुंबई में है, कोलकाता में है ना, ऐसे जगह हमने डेवलप कर रखे हैं। अब जितने ज़्यादा पोर्ट होंगे उतना जल्दी कार्गो क्या होगा, अनलोड हो पाएगा। जब वो कार्गो अनलोड हो पाएगा तो प्रोडक्ट हम जल्दी से बाय कर पाएंगे। अब मान लेते हैं, इसका फिर एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझाता हूँ। क्या सा एग्जाम्पल है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मान लेते हैं मैंने एक प्रोडक्ट बाय करा अमेरिका से, वो प्रोडक्ट इंडिया आ गया, वो प्रोडक्ट 20 दिन में इंडिया आ गया, 20 दिन में इंडिया आ गया, और 10 दिन वो पोर्ट पे ही रहा। 10 दिन कहाँ रहा, पोर्ट पे ही रहा। और क्यों रहा, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे इतनी शिप्स लगी हुई थी, जब तक उनका अनलोडिंग कंप्लीट नहीं होगा, और एक एक शिप को अनलोड होने में एक महीना तक लग जाता है, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, महीना भर भी लग जाता है शिप को अनलोड होने में, लोड होने में नहीं, केवल अनलोड होने में। तो 20 दिन उसको लगे। अब हमारे पास दूसरी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए 10 दिन और वो रखा रहा। उसके बाद 10 दिन और, 20 दिन में तो वो आया अमेरिका से, वैसे तो ज़्यादा दिन में आता है, लेकिन अपन ने मान के चला 20 दिन में आया, 10 दिन पोर्ट पे रहा, और 10 दिन हमको कस्टम क्लियरेंस पे लगे। 10 दिन उसका वेटिंग पीरियड था, 10 दिन कस्टम क्लियरेंस में लगे। टोटल मेरे पास 40 डेज के अंदर प्रोडक्ट मेरे को पोर्ट से निकला, और 5 दिन मेरे को मेरे घर आने में लग गए, मतलब मेरी शॉप पे आने पे लग गए। 45 डेज का सर्कल कंप्लीट हो गया। इसमें मेरा कैपिटल रुका हुआ है, इसमें मेरा आगे फ्यूचर का सेल रुका हुआ है। 45 डेज अगर मेरे से 20 दिन पहले प्रोडक्ट आ जाता मेरे पास, ये जो 10 दिन और 20 दिन हमने व्यर्थ में गवाए, अगर ये 20 दिन पहले प्रोडक्ट आ जाता तो 25 दिन का जो मेरा क्रेडिट पीरियड था, 25 दिन की जो मेरी सेल्स थी वो बूस्टअप हो सकती थी। ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की खासियत होती है कि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये एक वाइटल लिंक होता है जो मार्केट को एक्सेस करने में हेल्प करता है। स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत होती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता है। इसलिए आप देखिए अडानी जो ग्रुप है वो पोर्ट से सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब वाइटल वर्क करा। तो ये पोर्ट बना के अडानी ग्रुप इतना आगे बढ़ा, और उसके बाद वो स्टील में आ गए, उसके बाद सीमेंट में आ गए, हर जगह है ना, अब फिनटेक में आ गए, मतलब बहुत सी जगह अडानी पावर आ गई, अडानी नेचुरल गैस आ गई, एंड नंबर्स ऑफ द प्लांट हुए। लेकिन उनका स्टार्टिंग पोर्ट से ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही था, है ना। बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करता है, और रिसोर्सेज को हर के लिए एक्सेसिबल बनाता है। जॉब अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करता ही है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और एक टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप हो जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। चैलेंजेस क्या, एक तो हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सेस इनइक्वालिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता ही है, क्योंकि वहाँ पर हम मरीन लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर सी का लेवल 1000 फीट था वहाँ पर हम 5000 फीट कर देंगे, और जहाँ पे 5000 था वहाँ हो सकता है 2000 फीट हो, तो वहाँ पे मरीन की इकोलॉजी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो जितना कुल मिला के इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये समझना है कि जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इकोनॉमी उतनी फास्ट रन हो पाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा हो पाएगा, टाइम पीरियड जो साइकिल है वो कम होगा। क्लियर है ना। ये एक मैंने बहुत मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी नेट शेल में अभी आपको बताया, लेकिन इस पर डिटेल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते हैं।